This is the third part of the video of the chapter The French Revolution. The French Revolution क्लास 9th की हिस्ट्री बुक जो है उसका फर्स्ट चैप्टर है। तो 2 वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था ये द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, शुरुआत का। ओके, और सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। तो ये दोनों वीडियो प्लेलिस्ट में है। यू मे गो टू प्लेलिस्ट और वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। आज ये थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं इसमें डिस्कस करूँगी 3 टॉपिक्स को, सब टॉपिक्स हैं। फर्स्ट हो गया द स्ट्रगल टू सर्वाइव, ठीक है। नेक्स्ट में हो गया क्या, हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन्स 1.2, and the third subtitles that we are going to discuss, a growing middle class and versus an end to privilege. ओके, शुरू करते हैं। शुरुआत में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये सबसिस्टेंस क्राइसिस फ्रेज जो है किस सिचुएशन के लिए यूज़ करते हैं। तो देखो, सबसिस्टेंस क्राइसिस हम तब यूज़ करते हैं उस सिचुएशन के लिए जहाँ पे बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड में क्या चीज़ होता है, फूड है। तो जब बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड हमारा खतरे में हो, आर इंडेंजर्ड, जब मान लो किसी को खाने के लिए भी नहीं मिल पाए, ठीक है, तो खाना इज़ और फूड इज़ अ बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, और जब वो भी खतरे में हो तो उस सिचुएशन को बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। सो अगर आपको एग्जाम में आए व्हाट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस, देन यू विल राइट सबसिस्टेंस क्राइसिस इज an extreme situation where the basic means of livelihood are endangered. Okay. अब देखो यहाँ पर आते हैं, ये भी टर्म देख ही लो। एनोनिमस वर्ड हम कब यूज़ करते हैं? एनोनिमस, वन हुज नेम रिमेन्स अननोन, जिसका नाम आपको पता नहीं हो। देखो अभी तो हम लोग लेशन ये पूरे डिस्कस करूँगी लाइन बाय लाइन। उसके बाद MCQ हर ये, जैसे मान लो कि तुम्हारा ये सब टॉपिक्स है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं इसको भी मैं बना दूंगी वीडियो इसके लिए सेपरेटली। उससे तुम लोगों को आसानी होगी कि एग्ज़ाम के टाइम में मुश्किल मतलब रिवीजन करने में आसानी होगी। ओके, सो अभी फ़िलहाल पढ़ते हैं द स्ट्रगल टू सर्वाइव। देखो आखिर ये सबसिस्टेंस क्राइसिस आया तो क्यों हुआ, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस rose from about 23 million in 1715 to 28 million in 1789. Here it is being said कि फ्रांस की पॉपुलेशन 1715 में कितनी थी, ठीक है। तो पॉपुलेशन यानी नंबर ऑफ पीपल 23 मिलियंस है, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 23 मिलियंस थे, जो कि 1789 में बढ़कर कितना हुआ, 28 मिलियन। अब देखो ऑब्वियसली जब नंबर ऑफ पीपल बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली उसके लिए सारी चीज़ें भी आपको, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ पीपल बढ़े तो खाने की भी फूड्स की भी ज़रूरत बढ़ी। दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज यानी बहुत तेज़ी से किस चीज़ की डिमांड बढ़ी, फॉर फूड ग्रेन्स, खाने की डिमांड बढ़ी। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस मीन्स मैच नहीं कर पाया। तो देखो कह रहे हैं कि जिस हिसाब से लोगों की संख्या बढ़े, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस मीन्स मैच नहीं कर सका विद द डिमांड, जिस हिसाब से लोगों की डिमांड थी। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड, तो यहाँ पर देखो इसके यहाँ पर क्या कह रहा है कि ग्रेन्स तो उस मैच नहीं किया, नंबर ऑफ पीपल जिस हिसाब से बढ़ रहे थे उस हिसाब से ग्रेन नहीं आ रही थी मार्केट में। तो देखो ये हमेशा होता है कि जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा हो जाए तो क्या होती है, इन्फ्लेशन होती है, यानी महंगाई बढ़ जाती है। यही चीज़ फ्रांस में भी हुआ। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज द स्टेपल डाइट ऑफ द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। ऑब्वियसली अब क्या हुआ, नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा थे, फूड आइटम्स कम थी। अब उसमें क्या चीज़ हो गया, तो कि चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी। और ब्रेड वॉज द स्टेपल यानी मेजर डाइट था, मेजॉरिटी।
तो कीमतें बढ़ गई। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स। अब देखो सिंपल सी बात है, कीमतें तो बढ़ रही थी लेकिन जो लेबरर्स थे, मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड, जो किस चीज़ का काम करते थे, लेबरर का, इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स्ड देयर वेजेस, जिनकी मजदूरी फिक्स थी। तो मजदूरी तो वही रही लेकिन फूड आइटम्स की कीमत बढ़ गया। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, मजदूरी उस हिसाब से बढ़ी नहीं। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड। वाइडेंड क्या मतलब, क्या बढ़ना। ऑब्वियसली रिच लोग अफोर्ड कर सकते थे, पुअर लोग नहीं, बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को भी पूरा कर सकते थे। तो ये सिचुएशन हो गई कि लोगों को अब ब्रेड पे भी ब्रेड नहीं मिल रही थी। ठीक है। थिंग्स बिकेम वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल रिड्यूस्ड द हार्वेस्ट। हार्वेस्ट यानी एल्ड, जो फसल होती, तो मान लो कि ड्रॉट आया, ड्रॉट या हेल मतलब हेल स्टॉर्म होता है। ठीक है। तो अब उससे फसल बर्बाद होती तो चीज़ें और बिगड़ जाती। दिस लेड टू अ सबसिस्टेंस क्राइसिस। और इससे क्या हुआ, सबसिस्टेंस क्राइसिस बढ़ा। अब मान लो कि खाने का एल्ड नहीं बढ़ेगी, ब्रेड्स पॉपुलेशन के हिसाब से, लोगों के हिसाब से खाना अगर लोगों को नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड यानी जो ब्रेड था वो खतरे में था, लोगों को मिल नहीं रहा था। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। समथिंग दैट अकर्ड फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस। और ये एक ऐसी चीज़ थी जो अक्सर होती थी फ्रांस में ड्यूरिंग द ओल्ड रिजीम। ओके, सो ये हो गया हमारा द स्ट्रगल टू सर्वाइव में। यही हो गया रीज़न क्या था, द स्ट्रगल टू सर्वाइव में हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रांस में पॉपुलेशन जिस तेज़ी से बढ़ी उस हिसाब से फूड की डिमांड को पूरा नहीं किया जा रहा था। और उससे क्या हुआ, एक तो डिमांड पूरी नहीं हो रही थी और साथ ही साथ में कभी क्या होता था, फसल भी बर्बाद हो जाती थी, हार्वेस्ट। तो ऑब्वियसली देयर वाज बेसिक मीन्स ऑफ फूड ऑफ लाइवलीहुड वाज endangered एंड दिस इज कॉल्ड सबसिस्टेंस क्राइसिस। अब देखो यहाँ पे फ्लो चार्ट से बताया हुआ है कि सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ कैसे। ठीक है, हाउ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस हैपन्स, होता कैसे है। अगर मान लो कि हम लोगों ने पढ़ा कि जिस हिसाब से फ्रांस की पॉपुलेशन बढ़ी उस हिसाब से फूड उनको नहीं मिल रहा था, तो व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट, ये हुआ क्यों, कैसे क्यों होता था कि पॉपुलेशन के हिसाब से मतलब वो मैच नहीं कर पा रहा था। सो हियर इट इज़ बीइंग सेड, यहाँ पर वर्ड्स दिए हुए हैं दैट यू हैव टू फिल। बैड हार्वेस्ट किस चीज़ का कारण होता था, ऑब्वियसली बैड हार्वेस्ट अगर होगा, अगर इल्ड अच्छी नहीं होगी तो फिर किस चीज़ की कमी होगी, स्कार्सिटी ऑफ फूड होगी। क्या होगी, स्कार्सिटी ऑफ फूड। ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स। फिर क्या चीज़ हो गया, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स जब होगी तो क्या होगी, इंक्रीज नहीं, राइजिंग फूड प्राइसेस। यहाँ पर क्या करोगे, राइजिंग फूड प्राइसेस। राइजिंग फूड प्राइसेस होगी, फूड की कीमत बढ़ेगी, लेकिन जो लेबर क्लास है, जो वर्कर्स हैं, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। द पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। अब उससे क्या होगा, उससे होगी डेथ। इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स होंगी, वीकर बॉडीज़, पहले तो वीकर बॉडीज़ होंगी। अगर मान लो गरीब लोग खाना नहीं खरीद पाएंगे तो क्या होगा, वीकर, यहाँ पर है देखो, वीकर बॉडीज़ एंड देन इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ। फूड राइट्स भी होंगे और क्या होगा, डेथ। डिजीज़ एपिडेमिक्स होंगी। ओके, डिजीज़ एपिडेमिक्स में यहाँ पर कर दे सकते हो, डिजीज़ एपिक्स में कर दो वीकर बॉडीज़, और इस साइड कर दोगे आप क्या चीज़, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डेथ्स, राइजिंग, और हो गया क्या, वीकर बॉडीज़। ओके, बैड हार्वेस्ट, वंस अगेन लेट मी डू इट अगेन। बैड हार्वेस्ट से क्या होगी, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स होगी। इसमें क्या लिखोगे, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स, स्कार्सिटी ऑफ ग्रेन्स होगी यानी कमी आएगी ग्रेन्स में, तो क्या होगा, राइजिंग फूड प्राइसेस। यहाँ पर राइजिंग फूड प्राइसेस करोगे। अगर राइजिंग फूड की कीमत बढ़ेगी तो पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाई ब्रेड्स, और जब खाना खरीद नहीं पाएंगे तो खा नहीं पाएंगे, तो खा नहीं पाएंगे तो क्या हो गया, उससे वहाँ से होगा तुम्हारा फूड राइट्स होगा, फूड के लिए राइट्स होंगे और वीकर बॉडीज़ होंगे, और उससे क्या होगा,
नहीं, इंक्रीज नंबर ऑफ डेथ्स होंगे। और यहाँ पे डिजीज़ एपिडेमिक्स में क्या चीज़ होगा, यहाँ वीकर बॉडीज करो और क्या करो, फूड राइट्स, और यहाँ पे करोगे इंक्रीज्ड नंबर ऑफ डेथ्स। द कोर्स ऑफ अ सबसिस्टेंस क्राइसिस, इसको आप बनाएंगे भी। अब आते हैं 1.3 में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हुआ था। अ ग्रोइंग मिडिल क्लास एनविसेस, जो मिडिल क्लास बढ़ रही थी उन्होंने एनविसेस किया। एनविसेस मीन्स इमेजिन किया कि अब क्या होगा, एंड होगा किस चीज़ का, प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस किसको बोलते हैं, प्रिविलेजेस जब आप किसी को स्पेशल राइट्स दे देते हो सिर्फ इसलिए कि उनका जन्म एक पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर रिलीजन में हुआ या किसी पर्टिकुलर ग्रुप हुआ। तो कोई ग्रुप है पर जिसको कि हम लोग मान रहे हैं कि ऐसे ही वो ग्रेट है, तो उसके बेसिस पे उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि फ्रांस में जो मिडिल क्लास थी उन्होंने इमेजिन किया कि अब एंड होगा प्रिविलेज का। इन द पास्ट में क्या था, peasants and workers had participated in revolts against increasing taxes and food scarcity। हम लोगों ने इससे पहले 1.1 और 1.2 की में क्या देखा कि number of people were rising but demand of food were not rising or not keeping pace with the rising population। तो ऑब्वियसली क्या हुआ कि peasants और workers जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था किस चीज़ में, रिवॉल्ट में। और किसके अगेंस्ट विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था, अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब देखो जहाँ ये सारी ऑलरेडी लोग भूखे मर रहे हैं और वहाँ पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ की जो एब्सोल्यूटिस्ट गवर्नमेंट थी वो टैक्स बढ़ाए जा रही है। ऑब्वियसली पीपल क्या करेंगे, रिवोल्ट करेंगे। और फूड स्कार्सिटी थी, बट दे लैक्ड, लेकिन उनके पास किस चीज़ की कमी थी, लैक्ड यानी कमी थी। The means and programs to carry out full-scale measures that would bring about a change in the social and economic order। Here it is being said कि peasants ने और workers ने participate तो किया, लेकिन उनके पास किस चीज़ की कमी थी, उनके पास means नहीं थे, प्रोग्राम्स नहीं थे जिससे कि वो अपने इस ये रिवोल्ट को बहुत अच्छे से चला पाते। ठीक है, that would bring about a change in the social and economic order, जिससे उनके सोशल कंडीशन में या इकोनॉमिक कंडीशन में उनके कुछ अंतर लाती या फ़र्क लाती। तो ये काम किसके ऊपर छोड़ा गया, दिस वॉज लेफ्ट टू दोज ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट। जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, एडुकेटेड थे, उन पे ये छोड़ा गया, हु हैड बिकम प्रॉस्पेरस एंड हैड एक्सेस टू एडुकेशन एंड न्यू आइडिया, जिनको एडुकेशन और न्यू आइडिया तक जिनकी पहुंच थी, तो उनको कहा गया कि ये काम उनको करना है। द 18th सेंचुरी पर देखो, 18th सेंचुरीज किसको रेफर करते हैं पहले ये भी जान लो, इसका एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने बनाया है। 18th सेंचुरी 1 जनवरी या जनवरी 1 से लेकर 1 जनवरी 1701 to 31st December 1800 is referred as 18th century। ओके, तो देखो the 18th century witnessed the emergence of social groups। 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि एक इमर्जेंस हुआ, इमर्जेंस यानी आया, ठीक है, प्रोग्रेस कर रहा था एक सोशल ग्रुप्स जिसको क्या नाम दिया गया, टर्म द मिडिल क्लास, हु ओन्ड देयर वेल्थ, जो अपनी प्रॉपर्टी या वेल्थ कैसे कमाते थे, थ्रू एन एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड, यानी व्यापार करके, ओवरसीज यानी दूसरे देशों से व्यापार करते थे, एंड फ्रॉम द मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, सामानों को बनाकर, सच एज वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल्स, that were either exported or bought by the richer members of society। जिसको वो बनाते थे या तो एक्सपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करना यानी दूसरे देशों में भेजते थे, या फिर रिचर मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जो थे उनको खरीदते थे। इन एडिशन टू मर्चेंट्स के अलावा, जो व्यापारी थे उनके अलावा, उनके साथ साथ, इन एडिशन टू यानी मर्चेंट्स के साथ साथ, एंड मैन्युफैक्चरर्स के साथ साथ, द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड,
थर्ड स्टेट था जिसमें कौन थे, आपको याद होगा एट दैट टाइम फ्रेंच सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स। तो थर्ड स्टेट्स में जिसमें कि प्रोफेशन जैसे लॉयर्स थे और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे, ये सारे लोग, ऑल ऑफ दिस वर एडुकेटेड, ये सारे लोग काफ़ी पढ़े लिखे थे और इनका ऐसा मानना था एंड बिलीव्ड दैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। दे वर एडुकेटेड पीपल, और उनका कहना था कि समाज में किसी को भी विशेष राइट्स नहीं मिलना चाहिए, स्पेशल राइट्स नहीं मिलना चाहिए, और वो भी किस लिए, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ग्रुप में या किसी पर्टिकुलर रिलीजन में उसका जन्म हुआ है, ठीक है। उनका कहना था रेदर उनका कहना था कि आप स्पेशल राइट्स दीजिए, बट इट शुड बी अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड्स ऑन हिज मेरिट। उनका कहना था, जो एडुकेटेड क्लास थे, कहे कि वो ठीक है, किसी भी पर्सन का जो सोशल पोजीशन है उसके मेरिट के बेसिस पे निर्धारित करना होगा। दिस आइडियाज़ एनविसेजिंग अ सोसाइटी, और ये आइडियाज़ से लोगों ने इमेजिन किया कि एक ऐसे सोसाइटी का जन्म होगा बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉज, जो किस चीज़ पर बेस्ड होगा, फ्रीडम और इक्वल लॉज पर। इक्वल लॉज एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल वर पुट फॉरवर्ड, और इसको, इस आइडिया को किसने अपनी बुक में लिखा भी, जॉन लॉक ने एंड जीन जैकस रूसो ने। जीन जैकस रूसो ने लिखा भी कि लोगों को, सबको इक्वल लॉज और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, ओके। एंड बोथ जॉन लॉक्स एंड जीन जैकस रूसो वाज फिलोसोफर्स। इन हिज 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, देखो लॉक ने ये बुक लिखी थी, कौन सी, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, इसको ध्यान रखना, PT1 में आ भी सकता है और आना एकदम श्योर है कि आ सकता है, और आपको जानकारी भी होनी चाहिए। तो जॉन लॉक की एक बुक थी जिसका नाम क्या था, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने लिखा उसमें, शॉट टू रिफ्यूट यानी इनकार किया, रिफ्यूज़ किया द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन को। इस पर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो। तो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन क्या था, देखो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन में लोगों का मानना था, ये सिद्धांत कि राजा जो है वो कुछ भी करता है तो उसके लिए, और वो किसी के प्रति अकाउंटेबल नहीं होगा, क्योंकि ऑल दिस पावर्स हैव बीन गिवन टू किंग, इज़ द पार्ट ऑफ डिवाइन, ठीक है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन था। तो जॉन लॉक ने अपनी जो बुक लिखी, 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन को रिफ्यूट किया, बोला मैं नहीं मानता हूँ। एंड एब्सोल्यूट राइट, और किस चीज़ को, कि राजा को एब्सोल्यूट राइट है, एब्सोल्यूट यानी उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसको कोई कुछ बोल नहीं सकता है, वो किसी के प्रति आंसरेबल नहीं है। तो जॉन लॉक ने कहा कि नो, आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस ऑफ द मोनार्क मीन्स किंग। तो याद रखो, जॉन लॉक ने किस चीज़ को रिफ्यूट किया, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन और एब्सोल्यूट पावर ऑफ द मोनार्क। रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, रूसो ने इस आइडिया को आगे बढ़ाया, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। अब देखो रूसो ने क्या किया, जॉन लॉक ने ये बात कही 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट में कि कोई मोनार्क जो होता है कोई उस गॉडली पावर नहीं है, उसको कोई ऐसा नहीं कि ही इज़ डिवाइन एंड ऑल दिस थिंग्स। फिर रूसो ने कहा कि एक ऐसा गवर्नमेंट होना चाहिए। रूसो कैरीड द आइडिया फॉरवर्ड, प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। रिप्रेजेंटेटिव्स कौन हैं, जिसको हम लोग चुनते हैं आपने रूल करने के लिए अपने ऊपर। इन द स्पिरिट ऑफ, वेट अ मिनट, अब देखो दूसरी बुक थी क्या, इन द स्पिरिट ऑफ द लॉज। हु इज़ द राइटर ऑफ दिस बुक, याद रखोगे, मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने इस बुक में कहा कि पावर का डिवीज़न होना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक जिसका नाम द स्पिरिट ऑफ द लॉज था, तो मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि डिवीज़न होना चाहिए पावर का within the government between the legislative, the executive and the judiciary, जो अभी है। पावर हैज़ बिन डिवाइडेड, हम लोग जानते हैं अभी कि हर गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स हैं, 3, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
तो ये मॉन्टेस्क्यू ने अपने बुक में लिखा था कि पावर मस्ट बी डिवाइडेड विद इन द गवर्नमेंट बिटवीन द लेजिस्लेटिव जो नियम को बनाते हैं कानून को, एग्जीक्यूटिव जो उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, और जुडिशरी जो उनको देखते हैं कि सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, रिव्यू करते हैं। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए। ये जो गवर्नमेंट का मॉडल था इसको लाया गया पहली बार कहाँ पे लाया गया? यूएसए में। आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। शायद आप लोगों को याद होगा कि यूएसए भी गुलाम था किसका? ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन ने कॉलोनी बना रखी थी 13 कॉलोनीज़। तो जब अमेरिका आज़ाद हुआ यूएसए तो उसने ये गवर्नमेंट को मतलब इस गवर्नमेंट को लाया, मीन्स पावर का डिवीज़न किया गया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। और ये भी याद रखना कि यूएस की मदद किसने की थी इंडिपेंडेंस होने में? फ्रांस ने, क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन दोनों हॉस्टाइल थे, दोनों एनिमीज़ थे। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। अमेरिका में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना और इसने जो गारंटी दी कि हर इंडिविजुअल को राइट है, वॉज एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? कि पॉलिटिकल थिंकर्स थे फ्रांस में। द आइडियाज़ ऑफ द फिलासफर्स वर डिस्कस्ड। अब देखो फिलासफर्स के जो आइडियाज़ थे जैसे जॉन लॉक, रूसो या फिर मॉन्टेस्क्यू, तो इनके आइडियाज़ को डिस्कस किया जाता था इंटेंसिवली, बहुत ज़्यादा, इन सलोन्स एंड कॉफ़ी हाउसेस। चलो पढ़े लिखे नहीं थे या फिर जो पढ़े लिखे थे वो भी कॉफ़ी हाउसेस में, सलोन्स याद है जहाँ हम लोग बाल कटवाने जाते हैं। एंड स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स से लोगों के बीच में ये बात फैली, स्प्रेड हुई, एंड न्यूज़पेपर्स। दिस वर frequently read aloud in groups for the benefit of those who could not read and write। और इतना ही नहीं, बुक्स के थ्रू, और बुक्स को लोगों के बीच में पढ़ा जाता था जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, कि व्हाट वर द आइडियाज़, क्या क्या आइडियाज़ हैं। ठीक है, द न्यूज़ दैट लुई 16 planned to impose further taxes to able to meet the expenses of the state generated anger and protest अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। अब देखो जैसे ही लोगों को ये पता चला, ये न्यूज़ फैली कि लुई 16 जो है फिर से प्लानिंग कर रहा है क्या करने का, कि और ज़्यादा टैक्सेस लोगों पर लगाएगा, कि क्योंकि उसको अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है, टू मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट। तो ये क्या किया? जनरेट किया एंगर, गुस्सा और रिवॉल्ट लोगों में अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। क्योंकि हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में देखा था, फर्स्ट वीडियो में देखा है कि उस समय फ्रेंच सोसाइटी के 3 स्टेट्स थे। 2 स्टेट्स तो एकदम फ्री थे, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्सेस, मतलब उनको कोई टैक्स ही नहीं देना पड़ता था। ठीक है, और 3rd स्टेट्स के जितने मेंबर थे उनको टैक्स देना पड़ता था। ऐसे लोगों को अंदर बहुत गुस्से, मतलब लोगों को बहुत गुस्सा था, एंड दैट्स वाई दे स्टार्टेड रिवॉल्टिंग अगेंस्ट द सिस्टम। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ओके।